सुनो भाई, देखो हमारे पास जो लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर ख़त्म किया था, ठीक है, वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल था वो, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर हमने जो अभी तक कर रखी ना, देखो एक तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है, आज एक नया चैप्टर शुरू करें जिसका नाम हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनो भाई, देखो एक बात ध्यान रख के चलना, ये जो हमारे पास चैप्टर है ना, ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा भी है ये, देखो ये चैप्टर तुम्हारे लिए ना छोटा हो सकता है और फिर जाके मान लो समझ भी सकते हो, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास जो चैप्टर है, अगर इसको जो ढंग से समझ गया तो मान लो पूरे के पूरे मार्क्स लेगा, लेकिन जिसने स्टार्टिंग से नहीं समझा, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग से फोकस हटा रहा है ना, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ भाई चैप्टर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। एक बार चैप्टर हल्का सा हाथ से फिसला तो पूरा चैप्टर भूल जाना फिर, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ होती है तो वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनो भाई, सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना है कि भाई चैप्टर बोल क्या रहा है, ठीक है। हम चैप्टर का अगर मतलब समझ जाते हैं तो चैप्टर करने में थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है। तो चैप्टर जो मेरे पास है ना भाई, उसका नाम क्या है मेरे पास कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। और इंग्लिश में जो मेरे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला जो मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूँ वो तो बता रहा हूँ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो मेरे पास इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं समीकरण, इसका मतलब क्या होता है भाई। इक्वेशन का मेरे पास मतलब है जब भी हम किसी डेली लाइफ के एग्जाम्पल को मैथ की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना, उसको मैं अगर मैथ की फॉर्म में लिख दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि भाई राम मार्केट गया, उसने 7 किलो आलू खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, और उसने 3 किलो टमाटर खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। या फिर मान लो मैं कह रहा हूँ 2 किलो उसने 2 किलो खरीदे और वो 15 रुपये के हिसाब से, उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए भाई, 100 रुपये। ऐसे तो है 7 दम 70, 15 दूनी 30, कितने हो गए 100 रुपये। ये तुम्हें बातें तो लग रही है कि उसने 100 रुपये खर्च कैसे किए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो ये मैंने क्या किया भाई, डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है उसको मैंने ले लिया। अब उसी सेम तरीके से मान लो कीमत फिक्स है, ठीक है। राम का दोस्त गया मार्केट खरीदने के लिए, ठीक है। तो राम का दोस्त जो है वो खरीदने गया, तो भाई अब ना हमें पता नहीं हो कितने किलो खरीदेगा, बात में आ रही है। हमें क्या है कि हमको पता नहीं है कि वो कितना किलो खरीदना चाहता है, कीमत सेम है दोनों की, हमें क्या बस पता नहीं है कि वो कितना किलो खरीदेगा। तो जो मेरे पास है ना, इसको देखो, अगर जो चीज़ मुझे पता नहीं है उसके बदले x लिख दो, कीमत तो पता है ना मेरे को, यहाँ पे 10 लिखो, प्लस इसका भी उसका पता नहीं कितना किलो खरीदेगा तो इसके जगह y लिख दो। अच्छा, दोनों को x लिखूंगा तो अलग बात पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम तो सामान तो अलग अलग लेके चल रहे हैं ना। ये मेरे पास ये आलू है और ये मेरे पास क्या टमाटर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या भाई आलू है ये, ठीक है, और ये क्या मेरे पास ये टमाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10x प्लस यहाँ पे इसकी जगह मैंने y ले लिया और 15, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कितने पैसे खर्च होंगे मुझे कैसे पता, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं उससे बोल दूँ कि भाई तेरे को सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं, बात समझ आ गई। अगर मैं उससे बोल दूँ कि तेरे को सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बन सकती है, ठीक है। देखो वैसे मुझे पता नहीं है तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्या कि x इंटू में 10, मतलब कि x 10 ऐसा लिखूंगा या फिर 10x लिखूंगा, बताओ 10x होगा ना, नॉर्मल सी बात है, पता लग रही है। मेरे पास 10x होगा भाई। हमें ना मतलब कि मैथ्स के कुछ रूल ध्यान रख के चलने होते हैं कि जो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए और जो मेरे पास वेरिएबल है वो एक तरफ, मतलब कि जो ABCD का वर्ड है, जैसे मेरे पास है ना 10 पहले लिखा मैंने
और वेरिएबल को मैंने बाद में लिख दिया। कांस्टेंट वेरिएबल पता ना क्या होता है, जो कांस्टेंट है उसको काउंटिंग बोलते हैं, और वेरिएबल में पास क्या होते हैं भाई, जो ABCD के वर्ड होते हैं ना उसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको देखो लिखवा दे रहा हूँ फिर मैं। एक है मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अचर, ठीक है। मेरे पास नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 लेके इन्फिनाइट तक, जहाँ तक जा सकती है। उसके बाद अगला मेरे पास है वेरिएबल, इसको मैं बोलता हूँ चर। ये मेरे पास ABCD के वर्ड होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? सुनो भाई, इसके बाद हमें क्या समझना है वो चीज़ समझो। देखो कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में मैंने ना जो बेसिक वाली क्लास उसके अंदर समझाया था वैसे, कि कांस्टेंट का मतलब मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। बातें तो लगी। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जो हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें ना इसका ना एक मान लो बहुत जर्नल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बताओ बच्चों 5 का सिक्का मैं अगर यहाँ पे 5 का सिक्का लेता हूँ, मैं मान लो इंडिया में हूँ, ठीक है। इंडिया में अगर मैं 5 का सिक्का लेता हूँ तो 5 का सिक्का रहेगा ना वो। और अगर मैं अमेरिका का जाऊँगा 5 सिक्का कितने हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा। कौन कौन हाँ बोल रहा है? 5 का ही रहेगा ना भाई। मैं कहीं पे 5 बोलूँगा। देखो मैं मार्केट गया, मैंने बोला कि भाई मान के चलो मैं ना मिर्च लेने जा रहा हूँ, मैंने बोला 5 मिर्च दे दे, ठीक है। मैंने क्या बोला? 5 मिर्च दे। मैं अमेरिका की मार्केट में बोलूँ, इंडिया की मार्केट बोलूँ, पाकिस्तान की मार्केट, किसी भी मार्केट के अगर मैं नाम ले लूँ, वो 5 के 5 देगा ना गिन के। बातें पता लगी? अब लेकिन अगर मैं उससे बोल दूँ कि भाई तू मेरे को क्या कर कि 1 किलो आलू दे दे, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ कि तू मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे को आलू दे दे। मैंने क्या बोला? सिर्फ आलू दे। वो मेरे से पूछेगा कि तुझे कितने आलू चाहिए, पूछेगा ना मेरे से वो। तो आलू मेरे पास क्या, देखो जैसे ना ये क्या बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वैसे ही तुम्हें मान के चलो मैं ABCD का वर्ड ले रहा हूँ। मैंने लिखा 2x + 3 = मान लो 0 ले लिया मैंने, या फिर 10 ले रहा हूँ मैं, 3 - 9 ले रहा हूँ, ठीक है। 2x + 3 = 9। पहले मैंने एक ये लिया है, ठीक है। अगला लेके चल रहा हूँ मैं 4x + 7 = 3 है, ठीक है। एक मैंने ये लिया है। तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और एक बार x की वैल्यू यहाँ निकाल। मैं सिर्फ वेरिएबल का मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, और वेरिएबल का मेरे पास मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे 2x है, इस साइड 3+ का था ना, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2x = 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड गया डिवाइड में, तो 6/2 = 3। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई है। इसको देखो प्लस का है उस साइड आके माइनस, तो 3 - 7। हमेशा बता रहे क्या सॉल्व करते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। इसका मतलब ये बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। तो 7 में से 3 माइनस किया, 4 बचा मेरे पास, यहाँ पे माइनस का 4 बच गया, तो 4x है। 4 मेरे पास है मल्टीप्लाई में, वहाँ गया डिवाइड में, 4 से 4 कट गया मेरे पास, -1। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे 3 है। तो देखो अलग अलग आ रहा है नहीं, लेकिन मैं तुमसे बोलूँ बच्चों 5 लिख दो, मैंने बोला 5 लिखो, तुम 5 हमेशा ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, ठीक है। बातें तो अलग ही। मैं तुमसे बोल रहा हूँ 15 लिखो, कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे ना। तो हमेशा 15 की वैल्यू 15 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन x की जो मेरे पास ये जो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू क्या मेरे पास चेंज होती रहती है। बातें पता लग गई सबको? सुनो भाई, अब मैं तुम्हें ये बता रहा था ना, देखो मैंने क्या बताया, मैं तुम्हें सिर्फ पहले इक्वेशन का मतलब समझा रहा था। तो मैंने बोला 10x + 15y = मान लो मैं सिर्फ 100 ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 100 रुपये खर्च करने हैं, ठीक। अब मैं कुछ भी बढ़ा घटा सकता हूँ, या तो इसको बढ़ा दूंगा, इसको बढ़ा, दोनों में से एक को, मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बच्चों मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। और 100 रुपये में से 10 रुपये किलो मेरे पास आलू है, ठीक है, और 15 रुपये किलो मेरे पास टमाटर है, ठीक। तो अब मेरे को 100 रुपये खर्च करने हैं, अब लेकिन मेरे को दोनों लेना है। बात समझ आ गई? मेरे को दोनों के दोनों लेने हैं। बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ? तो अब मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं आलू कितना लूँ और यहाँ पे टमाटर कितना लूँ। मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर डाल दूंगा। बातें तो लगी? मैं मान के चल लो कि भाई मैंने यहाँ पे जो टमाटर है ना 15, यहाँ पे 4 किलो ले लिया, 60 रुपये खर्च होगा यहाँ पे।
60 रुपये खर्च हो गए ना। तो अब बताओ मेरे पे कितने बचे, 10 गुने पे 4, यहाँ पे सिर्फ 4 ही किलो तो ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई ये मेरे पास होती है, मैं तुम्हें इक्वेशन का मतलब क्या समझाया है कि इक्वेशन जो मेरे पास होती है भाई वो हमेशा, मैंने क्या बोला, इक्वेशन जो मेरे पास होती है हमेशा मेरे पास क्या है कि एक जो जर्नल लाइफ होती है ना उसका, ये मान लो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, जो नॉर्मल सी लाइफ चल रही होती है उसको अगर मैं मैथ्स की फॉर्म में लिख दूं तो उसको बोलते हैं। भाई दुनिया में हर एक चीज़ की मैथ की इक्वेशन बनी हुई है, ऊपर से ईंट गिर रही है, साइंस के अंदर पढ़ा था मैं 9th क्लास में, 9th क्लास में साइंस में पढ़ा था, ऊपर से बच्चों ईंट गिरी तो क्या होता है, तो नीचे से ईंट ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, बता था ना मैंने सारी सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है हमारे पास, तो उसको भी मैंने लिखा था ना साइंस मतलब कि एक मैथ की फॉर्म में, तो इक्वेशन का सबका मतलब पता लग गया। सिर्फ मैं तुम्हें इक्वेशन का मतलब पता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक है। तो क्या लिखना है तुम्हें इसके अंदर, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इट इज मैथमेटिकल representation of any information। भाई हिंदी में लिखोगे किसी भी जानकारी को गणित के रूप में लिखना समीकरण कहलाता है, या फिर गणित के चरों के रूप में लिखना, गणित के चरों के रूप में लिखना समीकरण कहलाता है। सबको पहले इक्वेशन का मतलब पता लग गया। अब भाई इक्वेशन मेरे पास, हम इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिखा नहीं लिखा, हो गया। अब भाई सुनो, इक्वेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं समीकरणों का वर्गीकरण, समीकरणों का वर्गीकरण। भाई यहां देखो, अगर मैं समीकरण के वर्गीकरण की बात करूं, सबको समझ लिख लिया है, कांस्टेंट वेरिएबल लिखा है सबको ने इसमें। सुनो भाई, तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इक्वेशन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो पहला मैं बता रहा हूँ कि ये मान लो एक तरीके से चर के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो पहला मेरे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, इसको बोल सकते हैं चर के आधार पर, चर के आधार पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको मैं बोल रहा हूं घात के आधार पर। तो भाई समझो कि मेरे पास क्या है, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल की बात कर दूं तो इसको ज़्यादा तारना 3, मतलब कि मान लो वैसे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूं, देखो होते मेरे पास आगे भी है लेकिन सिर्फ 2 बता रहा हूं। पहले मेरे पास है 1 वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक चर। सब पहले इसका मतलब समझो कि मेरे पास 1 वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है। भाई नॉर्मल सी बात बोलूं, ऐसे कोई सी इक्वेशन जिसमें ABCD के सिर्फ एक वर्ड हो, बात समझ आ रही है, ऐसी कोई सी इक्वेशन जिसमें ABCD का सिर्फ एक वर्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 वेरिएबल बोलते हैं, एक चर बोलते हैं, ठीक है। एक चर वाले समीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो भाई जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि 2x + 3 = 5,
इसमें ABCD के तुम्हें कितने वर्ड दिख रहे हैं? एक दिख रहा है ना, ठीक है। फिर मैं बोल दूँ अगला टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स को हम बोलते हैं दो चर। इसमें हमारे पास ABCD के दो वर्ड होंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तुम्हें इसमें ABCD के कितने वर्ड दिख रहे हैं? दो हैं। सबको पता लग गया वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ सुनो, मुझे ये कौन बताएगा कि 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 9, ये हैंड रेस करना कौन बताएगा? ये मेरे पास वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, एक चर है या दो चर है, कौन बताएगा? ये बताओ सर, तो बता सचिन। वन वेरिएबल क्यों भाई? बात में आ गई। मेरे पास हमें ABCD का एक वर्ड देखना है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ x और x है ना, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। एक मतलब तुम्हारे माइंड में बाद में कन्फ्यूजन आती, ठीक है। मेरे पास क्या सिर्फ यहाँ पे ABCD का सिर्फ एक वर्ड है, x और x है, ठीक। हम टू वेरिएबल कब बोलेंगे? जब दो अलग अलग होंगे। बातें तो लगी, जब दो अलग अलग होंगे तब बोलेंगे दो चर में है ये। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, मेरे पास अगला है, हम अगली बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहला मेरे पास आता है इसके अंदर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर देना, घात के आधार पर। अच्छा भाई, ये ना आगे भी हो सकता है, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, बातें पता करिए। अगर ABCD का एक अक्षर है तो 1 वेरिएबल, 2 है तो ठीक है 2, इस तरह बातें पता करिए। ऐसे मेरे पास ना कहीं तक भी पहुंच सकता है। अब सुनो, मैं अगली बात कर दूं यहाँ पे इसकी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। पहला मेरे पास आता है लीनियर इक्वेशन, जिसको मैं बोलता हूं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है भाई। पहला मेरे पास क्या है यहाँ पे रैखिक समीकरण है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझो मेरे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी भी इक्वेशन की पावर सिर्फ 1 है, बात समझ आ रही है? किसी इक्वेशन की, बस जब मैं तुम्हें तीनों बता दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी भी इक्वेशन की पावर, मतलब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना, जो ABCD का वर्ड है, उसकी पावर अगर एक है, हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें समझा दूं, मैंने बोला कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो बताओ यहाँ पे ABCD के ऊपर कितनी पावर है? पावर दिख नहीं रही ना, यहाँ पे एक पावर होती है। वैसे बातें तो लगी, मैं तो वैसे प्रूफ करके बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि भाई बच्चों यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? कुछ नहीं है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, बताओ यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब मैं 2 गुने में 2 लिखूंगा, ठीक है। और 1 का मतलब तो एक ही बार होगा ना, तो 1 पहले से ही होता है, ठीक है। ये बातें पता लगी। हम 1 को क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि 1 हमेशा रहता ही है, ठीक है। फिर वैसे ही बोल दो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखिए, तो मेरे पास 2 × 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, पहले लीनियर इक्वेशन पता लगी, रैखिक समीकरण पता लगा। अब ना देखो भाई, पहले ना यहाँ तक की बात सबको पता है। अब एक नई सिरे से देखो भाई, सब पिछली बात पहले भूलो। यहाँ देखो, अब हमारे पास चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। क्या है पास? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही तो है। मतलब पहले तो इक्वेशन हमारी लीनियर होनी चाहिए और वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण होने चाहिए। मतलब कि चर कितने होने चाहिए भाई? चर मेरे पास 2 होने चाहिए, और क्या हो मेरे पास है? रैखिक समीकरण हो। तो ये तुम्हें दिख रहा है। ये अगर मैं लिख दूं 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, पहले बताओ लीनियर है या नहीं है? लीनियर तो है ना मेरे पास, रैखिक तो है, क्योंकि पावर दोनों में एक एक है, ठीक। उसके बाद 2 चर में भी है, 2 वेरिएबल भी है, एक x है और एक y है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो मेरे पास देखो, वैसे क्या लीनियर इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पर बता दिया मेरे पास क्या है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, पहले मेरे पास पावर सिर्फ 1 है और 2 वेरिएबल है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। आ जाओ अगले पॉइंट पे। लीनियर के बाद मेरे पास अगला आता है क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पूरी की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसे क्या बोलते हैं भाई? द्विघात समीकरण। अब सुनो, जो मेरे पास ये द्विघात समीकरण है, इसका जो जर्नल फॉर्म है ना, ऐसे होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब क्या, अगर इसको लिखता हूँ ना मैं, तो मेरे पास ऐसा जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बातें पता लगी है। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? पहले बताओ। देखो, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, जिसमें देखो जिसकी पावर 1 है वो मेरे पास लीनियर है, जिसकी पावर 2 है वो मेरे पास क्या हो जाएगी? वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, थर्ड जो मेरे पास है भाई, थर्ड बताया कोई? सचिन, क्या हुआ तीसरा? हाँ, लीनियर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के बाद क्या आता है? हाँ तो बताओ, क्यूबिक आता है। ठीक है, क्या भाई मेरे पास अगला? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं जिसे, और अगर बोल देते तो त्रिघात बोल देते हैं, त्रिघात समीकरण। हाँ भाई, अब सुनो, तो मैं देखा मेरे पास जो लीनियर है उसमें पावर 1 है, क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 है। ठीक, उसके बाद मेरे पास क्या अगला? जो क्यूबिक है उसके अंदर पावर कितनी है? 3। बातें तो लग गई। तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास, मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। नॉर्मल सी बात बोल दूँ तो 7x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? भाई यहाँ तक जिसको दिक्कत है पूछ लो एक बार। अगर किसी को पूरे में दिक्कत होगी पूरा दोबारा बता दूंगा, अगर किसी को है तो पूछ लो एक बार। है कोई? डर तो ना रहा कोई? एक जना। हाँ भाई, 13 कैसे है? ये हमारे पास का एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। ठीक, इसके बारे में सिखाऊंगा बाद में। ठीक, ये चीज़ है। हाँ भाई, एनीवन और कोई है? किसी कोई दिक्कत? ये सारा क्लियर है ना भाई? देखो, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब जो तुम्हें मैं अगली बात बताने वाला हूँ वो बातें समझ जाओ कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ। सबने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, रेखाएं और कोण वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसकी कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है, उसे सिखा के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। लेकिन भाई उस पॉइंट को बताने से पहले कुछ बातें और बता रहा हूँ जो मस्ट है। सुनो, हमने चैप्टर में इक्वेशन का मतलब समझ लिया। इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब जो क्लासीफाई कर सकते हैं 2 बेस पे। एक ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, अगला क्या मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। ये तो बात है। ठीक है, तो अगर मतलब एक बोलो एक मेरे पास है चर के आधार पे, दूसरा क्या मेरे पास घात के आधार पे। ठीक है, एक किसके आधार पे भाई? चर के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। तो अब मैं तुम्हें जो चर के आधार पे जो बताया था, जो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल बताया था, इसमें मैं तुम्हें दो बताए हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो तुम्हें 2 वेरिएबल का मतलब बताना क्या होता है? जिसमें ABCD के 2 अलग अलग वर्ड होते हैं। बातें तो लगी? जिसमें ABCD के जो अगर 2 अलग अलग वर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई? 2 वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ फोकस करो। तो अब मैं तुम्हें जो अगली बात बता रहा हूँ ना, समझो क्या है। सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन का मतलब बता दिया। ठीक, अब देखो तुम्हें इसी के साथ क्या क्या बातें पता लग गई। तुम सबको पहले इक्वेशन का मतलब पता लगा होगा, समीकरण का तुम्हें मतलब पता लग गया होगा। उसके बाद ये पहली बात थी। दूसरी बात है तुम्हें 2 चर वाले मतलब कि ये मान लो 2 वेरिएबल 2 चर वाले, तो मैं इसका मतलब भी पता लग गया क्या होता है। इसमें डाउट है किसी को? है कोई? होगा तो फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। तीसरा वो मेरे पास है भाई लीनियर इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं
रैखिक समीकरण। तो इन बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम जिस टाइप की इक्वेशन को पढ़ेंगे मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है भाई सुनो, पहले तो मैं ना नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ग्राफ वाली नोटबुक लेके आनी है। ठीक है, ग्राफ वाली नोटबुक कम से कम जिसमें कम से कम 25 ग्राफ हो। ठीक है, देख लेना कैसे करते हो। यहाँ सुनो, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं देखो मेरे पास ना, अच्छा मैंने तुम्हें यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखवाई थी अभी, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की लिखवा दी थी। यहाँ सुनो भाई, जनरल फॉर्म का मतलब सामान्य रूप होता है। ठीक है, मैं चलो यहाँ बता रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ टोटल कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और नॉर्मल सी बात बोल दूँ तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सुनो भाई, क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले मेरे पास 2 वेरिएबल होंगे। हाँ भाई, सबसे पहली बात क्या, मेरे पास कितने वेरिएबल होंगे 2, और लीनियर होना चाहिए। 2 वेरिएबल कैसे लूंगा, मान के चलो ax प्लस बी वाई और इज इक्वल टू, मान लो मैंने या फिर प्लस में सी ले लिया, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास ऐसा हो सकता है कि 7x प्लस 3y, और यहाँ पे प्लस में डाल लो या फिर उस साइड भी। ठीक है, एक तो मैं बातें बताऊंगा अभी, यहाँ पे समझना है। प्लस मान लो मेरे पास 15 इज इक्वल टू 0। देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि इक्वेशन तुम्हारे पास ऐसी लिखी हुई भी आ सकती है, या फिर वो तुम्हारे पास ऐसी 7x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 ऐसी भी लिखी हुई आ सकती है। प्लस का है, उस साइड जाके तुम्हारे पास क्या वो माइनस का हो गया होगा। तो मैं पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब पता लग गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पता लग गया। 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल है मेरे पास x, दूसरा वेरिएबल है y, मतलब कि एक चर मेरे पास x है, एक चर मेरे पास y है। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। पता, अच्छा मैंने इसमें से कौन सा वर्ड छोड़ा, कोई बताएगा मैंने कौन सा वर्ड छोड़ दिया, बोलो। पेयर छोड़ा ना अभी मैंने, और हिंदी में क्या छोड़ा मैंने, युग्म। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े होते हैं पेयर का मतलब, बात में आ रही है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ना 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, बातें तो लगी। हम इस चैप्टर के अंदर 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास पहली इक्वेशन होगी कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अगली आ जाएगी a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या होगी भाई, ये मेरे पास हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत है इसके अंदर, पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब सुनो, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, ये किसी को अटपटा सा लग रहा होगा ना, नॉर्मल सी बात है। ये अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास ये है पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। मैं तो मैं लिखवा रहा हूँ इसको, मान लो मैंने लिख दिया 7x प्लस 3y और मैं लिख दे रहा हूँ 9। ठीक है, इज इक्वल टू मैं 9 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, फिर मैं लिख रहा हूँ कि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, अब तो नहीं है ना। ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी इसीलिए मैंने लिखा था, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है ये इसलिए मैंने लिखा है। भाई इन बातों में दिक्कत किससे, पहले बताओ। मैं इसको नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ प्लस या माइनस करके, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और प्लस में मान लो 13 इज इक्वल, मैंने ये इक्वेशन मेरे पास ही है। भाई यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना। अब सुनो, कि तुम्हें नई बातें बता रहा हूँ। तुम्हें मतलब कि A1, B1 और C1, तुम्हें A1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू और फिर C2 की वैल्यू, तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ A1 की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। A1 की जगह पे 7 लिखा है, तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या है भाई, 7। B1 की जगह पे क्या लिखा है मेरे पास,
3 लिखा है, B1 की जगह 3 और C1 की जगह पे 9, मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, A1 B1 C1 निकालना आ गया पहले, फिर A2 B2 C2, A2 की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा है, B2 की जगह पे 4 और C2 13। भाई इतनी बातें पता लगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ, तुम्हें पता है एक कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन ये है कि भाई हम इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखे। ठीक है, मतलब कि ऐसा लिखे, मान लो 7x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 लिखे, या फिर देखो एक तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर ऐसा लिखे, मतलब कि c इस साइड रहेगा या c उस साइड रहेगा, क्या निकालते वक्त a1 b1 c1 निकालते वक्त। ठीक है, मतलब कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 7x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 13। हाँ भाई, ये तुम्हें बातें पता लग रही है। तुम्हारे मन में ये डाउट होगा कि हम a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 इसको निकालते वक्त हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से। भाई हमें इस तरीके से लिख के चलना है। बातें पता लग गई। अगर तुम्हारे पास कोई सी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, बातें पता लगी। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू के उस साइड 0 नहीं है तो उसको पहले इस साइड लेके आ जाओ। पता ना कैसे लाओगे। अगर प्लस का हुआ इज इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस का होता है, और माइनस का हुआ तो प्लस का, मल्टीप्लाई में हुआ तो डिवाइड का, और अगर डिवाइड में हुआ तो मल्टीप्लाई का। ये बातें पता लग गई। हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना आ गया। बताओ इसमें दिक्कत किसे है? किसी को है? दोबारा बता दूंगा, पूछ लो एक बार, वरना अगर कोई शर्मा रहा तो वीडियो देखना आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोल। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है या फिर इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, बात तो लगी। तो हम जब भी a1 b1 c1 निकालेंगे ना, तो हमारी इक्वेशन ऐसे लिखी होनी चाहिए, मतलब कि बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है, बराबर के उस साइड कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको इस साइड ले आओ पहले। ठीक है भाई, ये सारी बातें क्लियर सबको। अब ना एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर तुम सीख जाते हो, ठीक है, तो मान लो भाई तुम्हारी ये मैथ सफल है। ठीक, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर बताऊंगा ना अभी तो दिक्कत आ जाएगी बहुत सारी। ठीक है, तो मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, क्या मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी बोलते हैं। ठीक है, समता का सिद्धांत होता है हमारे पास, हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार बैठ के साथ सारा रिवाइज करो स्पीड में, जल्दी जल्दी।